उदासीनता या तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उदासीनता वक्र क्या है, उसका जो विश्लेषण है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत परिमाणात्मक मापन संबंधी अव्यवहारिक मान्यताओं को दूर करने के लिए हिक्स एवं एलन ने उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर हिक्स ने इसको पूर्ण रूपेण विकसित किया। कहा कि उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का आधार क्रम सूचक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि स्तरों की क्रमवाचक संज्ञा देखकर एक क्रम बनाता है। तो उसे ये क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र हिक्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। कितने, दो वस्तुओं की, ठीक है। उदासीनता वक्र कितने वस्तुओं के, दो वस्तुओं का संयोग प्रदर्शित करता है। और ये किसका है, हिक्स का। कौन से दृष्टिकोण पे, क्रमवाचक पे। और मार्शल का कौन सा था, गणनावाचक। मार्शल का कौन सा था, गणनावाचक, ठीक है। और उदासीनता वक्र किसमें है, क्रमवाचक में। क्रमवाचक किसका है, हिक्स का, जिसमें कितने जोड़े होंगे, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग होंगे जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। उन दो वस्तुओं के संयोग होंगे जो अलग अलग मात्रा पे होगा, तो लेकिन उससे संतुष्टि क्या मिलेगी, समान मिलेगी। तो समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता उन संयोगों के चुनाव के संबंध में तटस्थ हो जाता है। तटस्थ हो जाता है। जैसे कि मैं मान लूँ बिस्किट है और यहाँ पे चाय है, तो अगर बिस्किट के 2 प्याले ले या चाय का 1 ले तो भी उसको इतनी संतुष्टि मिलनी है, ठीक है। बिस्किट के 3 ले और चाय के 2 ले तो भी उसको संतुष्टि मिलनी है, ठीक है। और बिस्किट के 1 ले और इसके 3 ले तो भी उसको समान संतुष्टि। ये जोड़े बन रहे, इन जोड़ों का क्या है, एक ग्राफ बनेगा, एक वक्र बनेगा, तो उन वहीं पे क्या है, इनको उदासीनता वक्र कहेंगे। तो इनसे बनने वाले वक्र को उदासीनता या तटस्था वक्र कहते हैं। तटस्था वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। प्रत्येक बिंदु के एक वक्र पे, ठीक है, एक ही वक्र पे जितने भी बिंदु होंगे पूरे वक्र पे, ठीक है, वो समान संतुष्टि मिलने के कारण इन्हें समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। उदासीनता वक्र को क्या कहते हैं, समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। जैसे ये तालिका दे रखी है, उदासीनता तालिका। उदासीनता तालिका का अर्थ ऐसी सूची से है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे दो वस्तु लिए, एक्स वस्तु और वाई, एक्स में मौसमी, वाई में चीकू ले रखे और संयोग बताए ए बी सी डी 5 संयोग है, ठीक है। जैसे मौसमी का 1 ले या चीकू 20 ले तो उनका संतुष्टि बराबर मिलती है, आर संतुष्टि, ठीक है। अगर मौसमी 2 ले और चीकू की 15 ले, मतलब एक घटेगा एक बढ़ेगा। देखो अगर एक मौसमी बढ़ा ही है तो एक चीज वो तो कम करनी पड़ेगी, समान संतुष्टि लेनी है तो एक चीज कम करनी है, तो ये कितनी होगी, 15 हो जाएगी, तो भी समान संतुष्टि यार मिल गया। अगर इसकी एक इकाई और बढ़ाती है तो इसकी 11, तो भी समान संतुष्टि आ रहा है। मौसमी एक और बढ़ा दी तो चीकू की और कम कर दी, कितनी, 3, और मौसमी एक और बढ़ा दी 5 हो गई तो इसमें 6। तो ये जो जितने जोड़े आए 1, 20, 2, 15, 3, 11, 4, 8, 5, 6, संतुष्टि सबको क्या है, आर के बराबर, मतलब सबको सब इन पांचों स्तरों पर संतुष्टि बराबर मिल रही है, ठीक है। और ये है प्रतिस्थापन की दर, जो आगे मैं इसका अर्थ बताऊंगा उस समय इसको वापस बता दूंगा। अभी इतना ही देखें, ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या हो गई, ये जोड़े बन रहे, इन जोड़ों को क्या कहते हैं, उदासीनता के जो जोड़े हैं इनसे क्या मिलकर बनेगा, एक वक्र बनेगा। जैसे कि ये वक्र है, देखो जो इतने पॉइंट थे उसी का ये ग्राफ है, ये ठीक है। ए बिंदु आ गया, बी बिंदु आ गया 15 और 2, फिर ये 10 और 3 का, फिर ये 4 और कितना था, 11 का था, ठीक है, और फिर ये 6 और 5 का था। तो इन सब बिंदुओं को जब मिला लिया तो ये जो वक्र बना है, ये वक्र क्या है, आईसी वक्र, आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। उदासीनता वक्र कोई कहते हैं आईसी, आईसीआई मतलब उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पे देखो मौसमी के दे रखा था, ऊपर चिक्कू का दे रखा था, ठीक है। अब आता है उदासीनता मानचित्र। देखो मानचित्र और वक्र में एक फर्क होता है, वक्र में तो बस एक ही होगा और मानचित्र क्या हो जाएंगे, बहुत सारे वक्रों को मिला के एक ग्राफ बन जाएगा, वो हो जाएगा मानचित्र। बस इतना सा फर्क है। जो एक ही वक्र है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वक्र हो जाएंगे और एक साथ प्रदर्शित कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मानचित्र बन जाएगा,
जब अनेक उदासीनता वक्र रेखा चित्र में प्रदर्शित किए जाते हैं तो वह उदासीनता मानचित्र कहलाता है। ठीक है, या निर्मित विभिन्न स्तरों के सूचक विभिन्न उदासीनता वक्रों से मिलकर निर्मित चित्र को उदासीनता, वही भाषा कह रखे। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, वो एक था ना वक्र, ये एक वक्र है, इसके जैसे ये एक वक्र है। ठीक है, ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे बना दिए, एक बना दिया, एक ये बना दिया, एक बना दिया, वो क्या बन जाएगा, मानचित्र बन गया। ये देखो जैसे ये IC1 IC2 IC3 IC3 ये पूरा बन के क्या हो गया, उदासीनता मानचित्र। ठीक है, अब है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये उदासीनता वक्र में आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण, मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता का महत्व है। उसी प्रकार हिग्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण में उदासीनता वक्र विश्लेषण में सीमांत प्रतिस्थापन की, जैसे अपन ने मार्शल वाला जो पढ़ा था गणनावाचक, उसमें किसका इंपोर्टेंस दी थी सबसे ज्यादा, सीमांत उपयोगिता पे। लेकिन हिग्स के जो क्रमवाचक दृष्टिकोण में उदासीनता वक्र अपन अध्ययन करें, इसमें क्या रहेगा, सीमांत प्रतिस्थापन दर। उसमें सीमांत उपयोगिता थी, इसमें क्या रहेगी, सीमांत प्रतिस्थापन दर। हालांकि दोनों चीज एक ही है, ठीक है, देखने के नजरिए अलग अलग है, देखने के नजरिए अलग अलग है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि करने हेतु दूसरी वस्तु की मात्रा का जो त्याग किया जाता है, इस त्याग की दर ही क्या कहलाती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे एक वस्तु की मात्रा में ज्यों ज्यों वृद्धि होती जाएगी, दूसरी वस्तु की त्याग की इकाइयां लगातार घटती जाएगी। अर्थात उपभोक्ता प्रारंभ में X वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्रतिस्थापित करने हेतु Y वस्तु की जितना त्याग करता है, बाद में त्याग कम दर से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बाद में तक कैसा होगा, कम दर से होता जाएगा, क्योंकि Y वस्तु की इकाई कम होने से उसका महत्व उपभोक्ता के लिए बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी उसके Y एक इकाई की कम होती जाएगी तो उसका महत्व उसके लिए बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर का फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो आएगा Y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और नीचे है X वस्तु की मात्रा में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं इसमें आपको बता ही देता हूँ, ये है सीमांत कि जैसे देखो पहले कितनी थी, 1 और 20, तो इसको तो मैंने नील मान लिया। अब देखो एक इकाई एक्स्ट्रा ली मौसमी की, तो ये एक इकाई, उसके लिए Y की वो कितनी छोड़ रहा है, 5, Y की कितनी छोड़ रहा है, 5, तो इसका रेशियो कितना होता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या आ गई, 1:5। फिर यहाँ पे 2 से 3 कर रहा है, मतलब कितनी, एक प्राप्त कर रहा है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए Y की कितनी छोड़नी पड़ रही है, 15 से 11, यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। देखो इससे कम छोड़ेगा हमेशा। फिर और एक प्राप्त कर रहा है 3 से 4, एक छोड़ कितना रहा है, 11 से 8 यानी 3। फिर और एक प्राप्त कर रहा है 1, और कितनी छोड़ रहा है, एक और छोड़ रहा है, नहीं तो मतलब उससे कम छोड़ता जाएगा। तो ये दर आई, ये क्या है, प्रतिस्थापन की दर। और जो प्रारंभ में तो क्या आती है, ये अधिक होती है, 1:5 1:4 1:3, और बाद में ये क्या घटती गई। ठीक है, तो यही क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, अब पढ़ते हैं उदासीनता वक्र है, इनकी विशेषताएं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो पहला क्या है, उदासीन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदासीनता वक्र की जो विशेषता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछते रहते हैं, इसका बड़ा क्वेश्चंस भी आता रहता है और छोटे क्वेश्चंस में भी इनकी कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहता है और कॉलेज के एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो पहला है, उदासीनता वक्र पर स्थित दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक उदासीनता वक्र पर स्थित विभिन्न संयोगों के से उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि समान रहती है, जो अभी आगे देखा था। इसमें संयोग परिवर्तित होते रहते हैं, साथ ही दोनों वस्तुओं की मात्राएं परिवर्तित होती रहती है। संयोग भी परिवर्तन होंगे और मात्राएं भी परिवर्तित, किंतु संतुष्टि का स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे ये, जैसे ये पूरा वक्र है, इस पे देखो ए पॉइंट, इस पे मात्राएं देखो अलग अलग है, वक्त, ठीक है, स्थान भी बदल रहा है, लेकिन संतुष्टि इन सब पॉइंटों पे बराबर है। ए पॉइंट पे ले, बी पॉइंट पे ले, सी पॉइंट पे ले, डी पॉइंट पे, ए पॉइंट, सब पे क्या संतुष्टि बराबर है। ठीक है, दूसरा है, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। कभी भी ग्राफ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ग्राफ इस तरह का है, इसको कहते हैं ऋणात्मक, और कभी ग्राफ आपको ऐसा दिख गया तो ये कहता है सकारात्मक या धनात्मक। ठीक है, इसको ऐसा भी बन सकता है ये।
ठीक है, तो ये होता है धनात्मक, ये होता है ऋणात्मक। तो हमेशा कैसा होगा उदासीनता वक्र का ढलान, ऐसा इस तरह का ऋणात्मक होगा। उदासीनता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, अर्थात तो ये बाएं से दाएं, वापस देता हूं, ये देखो बाएं से दाएं, तो ये कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट, ये कौन सा है, राइट। तो बाएं से दाएं की ओर झुकता है ना, नीचे की ओर झुकता है। जब उपभोक्ता वस्तु x की अधिक मात्रा लेता है तो उसे y वस्तु का त्याग करना पड़ता है, तभी उसे एक उदासीनता वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं से समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यार समझ में नहीं आता है कि उन्नतोदर क्या होता है। तो उन्नतोदर देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, अब ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो आपने अगर साइंस में अगर पढ़ा होगा 11, 12, 10, 9th, 8th, तो वहां पे एक आते थे दर्पण और लेंस का टॉपिक आता था, जिसमें आता था एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, यानी उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल, तो वही है, ये उत्तल है, ठीक है। उन्नतोदर उत्तल होता है, मतलब अपनी ओर उभरा हुआ, ठीक है। तो उदासीनता वक्र का बायां भाग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ढाल वाला होता है। मूल बिंदु कौन सा है, ये मूल बिंदु, और ऐसे बनता है ये, तो मतलब ये देखो इसकी ओर झुका हुआ है ना, ये इसी को कहते हैं उन्नतोदर, ठीक है। और नीचे दायां भाग कम ढाल वाला होता है, ठीक है। ये इस यहाँ पे ढाल ज्यादा होता है, यहाँ पे धीरे धीरे ढाल कम होता जाता है, क्योंकि उसकी रेट MRS घटती जाती है ना, इसलिए। तथा सापेक्षिक रूप से समतल होता है। उदासीनता वक्र का उन्नतोदर आकार घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापना दर के नियम पर आधारित है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब एक उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर x वस्तु की मात्रा बाएं से दाएं की ओर घटती हुई मात्रा की ओर चलता है, तो वह x वस्तु की प्रत्येक इकाई की y की प्रतिस्थापित करता रहता है। इस कारण ये क्या होता है, उन्नतोदर होता है। नेक्स्ट, ऊंचे उदासीनता वक्र पर सदैव अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ऊंचे उदासीनता वक्र पर हमेशा अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये है ग्राफ, ठीक है। एक उदासीनता वक्र ये है, एक ये है, एक ये है, ये मान लो IC1, ये है IC2, ये है IC3। तो ज्यों ज्यों ये ऊपर वाला जाएगा, अब इस वक्र पे इस वक्र से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि ये ऊपर है और ये है, इसको सबसे ज्यादा है, तो इस पे ज्यादा संतुष्टि मिले। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर इस पॉइंट से मिला है तो देखो x की भी y की भी ज्यादा इकाइयाँ प्राप्त हो रही है, और यहाँ पे x की भी ज्यादा इकाइयाँ प्राप्त, तो ज्यादा ही है। और यहाँ पे देखो ये दोनों की इकाइयाँ कम प्राप्त होती है, बोले किसी भी बिंदु पे जा, तो इसमें अधिक संतुष्टि मिलेगी। जो जो ऊपर जाएगा दाएं और खिसकता जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, अधिक संतुष्टि है। तो ऊंचे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को सदैव अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को निचले उदासीनता वक्र की अपेक्षा x एवं y दोनों वस्तु है, दोनों में से कम एक की तो अधिक, हालांकि दोनों की मिलेगी, ठीक है, नहीं तो कम से कम एक की तो आपको ज्यादा प्राप्त होनी है। यही कारण है कि उपभोक्ता उदासीनता वक्र के मानचित्र को उच्चतम वक्र पर जाना चाहे, हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट, उदासीनता वक्रों को समांतर होना आवश्यक नहीं है। उदासीनता वक्र जो ये बने हुए हैं, अपन ऐसे बना रहे हैं, बिल्कुल समांतर बना रहे हैं ना, तो ये समांतर होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन समांतर होना तो जरूरी नहीं है। ये कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, ये एक ऐसा हो सकता है, एक ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, एक ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हो लगे, समांतर होना कोई जरूरी नहीं। लेकिन कुछ और भी है कि जैसे एक दूसरे को काट नहीं सकते या छू नहीं सकते, ये आपस में ना, ये इधर के हिस्से एक दूसरे को छू नहीं सकते, ठीक है। लेकिन समांतर होना कोई जरूरी नहीं, बस छू नहीं सकते, पास में टच नहीं हो सकते कहीं पे भी, ठीक है। या आप x अक्ष और y अक्ष को छू नहीं सकते, ठीक है। सभी उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, अर्थात इनका ढाल ऋणात्मक होता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी उदासीनता वक्र का ऋणात्मक ढाल समान हो, क्योंकि ऋणात्मक ढाल घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण होता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी उदासीनता वक्रों की घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर एक जैसी हो, सबकी बराबर नहीं होती है, इसलिए समांतर हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि समांतर नहीं हो सकता, समांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि समांतर होना आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि समांतर होगा ही, ठीक है। यदि विभिन्न उदासीनता वक्रों की घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन अलग अलग है, निसंदेह उनका ढाल भी अलग होगा, और अगर घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दोनों वक्रों की समान है तो समांतर हो जाएगा।
उदासीनता वक्र एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते, अभी मैंने बताया ना। उदासीनता वक्र है ना, कभी भी ये ऐसे कट करते हुए या छूते हुए नहीं होंगे, कभी इन अक्षों को छुएंगे नहीं, इन अक्षों से हमेशा क्या रहेंगे, ऊपर होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ज्यादा से दिन के यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनको टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, ऐसे तक जा सकते हैं लेकिन टच नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। क्यों कि टच करेंगे तो ये अगर वाई पे टच कर दिया तो वाई की इकाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब क्या होगा, एक वस्तु ले पाएंगे, जबकि हमने क्या है, दो वस्तुओं का संयोग है, तो एक वस्तु 0 तो कर नहीं सकते ना, अधिकतम एक कर सकते, मतलब मिनिमम एक कर सकते हैं, 0 तो कर नहीं सकते। और अगर एक्स अक्ष को छुएगी तो एक्स की एक वस्तु की मात्रा 0 हो जाएगी, या मतलब 0 का मतलब क्या, खत्म है ही नहीं, मतलब एक वस्तु बचेगी, इसलिए वो एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते। उदासीनता वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं वाले संयोगों को व्यक्त करता है। तो यदि वक्र किसी भी अक्ष को छूता है तो इसका आशय यह होगा कि उपभोक्ता एक वस्तु को बहुत अधिक मात्रा और दूसरी की शून्य मात्रा चाहता है। यह स्थिति उदासीनता वक्र की मान्यता के विपरीत है। वस्तुतः उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को पसंद करता है, चाहे वस्तु की मात्रा अत्यंत ही कम क्यों न हो, मतलब बिल्कुल कम, एक बराबर क्यों न हो, लेकिन दो वस्तु आनी चाहिए। उदासीनता वक्र एक विशेष परिस्थिति में गोलाकार भी हो सकता है, विशेष परिस्थिति में गोलाकार, ऐसे गोलाकार भी हो सकता है, एक विशेष परिस्थिति में, नॉर्मली होगा नहीं। ठीक है, वो विशेष परिस्थिति कौन सी है वो बता देते हैं। बोल्डिंग के अनुसार उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है, या उस दशा में हो सकता है जब वस्तुएं एक सीमित मात्रा में उपभोग की जाती है और उस सीमित मात्रा में प्राप्ति के बाद उपभोक्ता उस वस्तु की कोई इच्छा नहीं करता है। ठीक है, सीमित, उसके बाद कोई इच्छा नहीं करता। इसका कारण यह है कि वह उस बिंदु पर संतुष्ट हो जाता है। इस बिंदु के पश्चात उपभोक्ता के उपभोग में किसी भी वस्तु की मात्रा में वृद्धि उपभोक्ता संतुष्टि को घटाएगा। अगर वो संतुष्ट होगा उसके बाद भी अगर करते तो वो क्या घटाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा। तो उपभोक्ता संतुष्टि की इस कमी को दूसरी वस्तु की उपभोग मात्रा में वृद्धि करके पूरा करेगा। तो इन सभी कारणों से क्या होगा, उदासीनता वक्र गोलाकार हो जाएगा। ठीक, जो बहुत रेयर केस है। नेक्स्ट है, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी भी। जैसे ये दो उदासीनता वक्र है, तो ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटते हुए नहीं बनेंगे, कटना तो छोड़ो, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, छू भी नहीं सकते, भले बिल्कुल क्लोज से जा सकते हैं, जैसे ये है तो दूसरा बिल्कुल ये ऐसे निकल सकता है, ये ऐसे, लेकिन टच नहीं करेगा ना काटेगा। ठीक है, काटना या टच हुआ था मतलब क्या है कि दो अलग अलग पे एक से समान कैसे हो सकते हैं संतुष्टि। ठीक है, अपने मान्यता के विरुद्ध हो जाएगा। तो विभिन्न उदासीनता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करते हैं, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते, अन्यथा उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, पूर्ण पूरक वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्र। वास्तविक जीवन में वस्तुएं पूरक होती है, पूर्ण पूरक नहीं होती। यदि ऐसी वस्तुएं हो जिनकी उदासीनता वक्र 90 कोण की एल आकृति हो, अगर एक दूसरे की वस्तु पूर्ण स्थापन हो जाती है, ठीक है, तो उनका वक्र कैसे बनेगा, एकदम ऐसे एल आकार का। ठीक है, एक की जगह दूसरी आराम से यूज कर सकते थे। अगर थोड़ी सी भी एक में रेट कम हुई तो एकदम दूसरी ले लेगा, तो उनका वक्र कैसे बनेगा, एल आकार का। ये 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री बन रहा है ना, इसलिए एल आकार है, 90 डिग्री का आकृति कहूंगे। दो से अधिक वस्तुओं के संबंध में उदासीनता वक्र को रेखा चित्र सरलता से समाप्त हो जाती है, इसलिए इसके लिए गणितीय सूत्र का मतलब अगर दो तक है तब तक तो अपन क्या कर सकते हैं, इनका वक्र से कर सकते हैं दो वस्तुओं तक, और दो से ज्यादा है तो फिर हमको क्या मैथमेटिकल रेखीय गणित बीज गणितीय का सहारा लेंगे। ठीक है, अब है बजट रेखा या मूल्य रेखा, प्राइस लाइन क्या होती है। ठीक है, बजट रेखा या मूल्य रेखा क्या है। बजट रेखा दो वस्तुओं की उन सभी संभावित मात्राओं को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता दिए हुए मूल्य एवं अपनी मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है। ठीक है, इसे मूल्य रेखा या व्यय रेखा भी कहते हैं। बजट रेखा एक और उपभोक्ता की मौद्रिक आय को व्यक्त करता है, तो दूसरी ओर दो वस्तुओं की अधिकतम क्रय की जा सकने वाली मात्रा को भी व्यक्त करती है। बजट रेखा का ढाल दो वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों पर निर्भर करता है। बजट रेखा पर या अंदर स्थित किसी भी संयोग की उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, अंदर है उसको अंदर स्थित, ठीक है, प्राप्त कर सकता है, किंतु बजट रेखा के बाहर स्थित बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे अप्राप्य बिंदु भी कहते हैं। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं।
ये देखिए डायग्राम है। तो बजट रेखा का ढाल पहले तो कैसे आएगा, एक्स वस्तु का मूल्य बटे वाई वस्तु का मूल्य, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई। इससे तो हम अध्ययन करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, यहाँ देखो ये 20 दे रखा है एम, और यहाँ पे एक्स दे रखा है एम की 20। मान लो कि उपभोक्ता की आय कितनी है, 10 रुपये। तो अगर वो 10 रुपये पूरे के पूरे एक्स वस्तु को खरीदने में लगा ले तो वो एन इकाई प्राप्त कर सकता है, मतलब यहाँ तक। ठीक है। अब मान लो अगर वो 10 की 10 वो वाई वस्तु को खरीद ले तो वो कितनी कर सकता है, एम बिंदु पे। ठीक है। तो इन दोनों को जो बिंदु से मिला रही है तो ये क्या होगी, बजट रेखा। मतलब इस रेखा के ऊपर वो कुछ भी खरीद सकता है। ठीक है। इसका मतलब क्या, इसके जो अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, और इसके जो बाहर है उनको नहीं खरीदेगा। तो जैसे जैसे सी बिंदु है इसके अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे, प्राप्य बिंदु, यानी खरीद सकता है। और ए और बी बिंदु भी इसके लाइन के ऊपर है तो इनको भी वो खरीद सकता है। ये भी क्या हो गए, प्राप्य बिंदु। और जो डी बिंदु है वो क्या है, अप्राप्य, यानी रेखा से बाहर है, मतलब बजट से ही बाहर है। अपन कहते हैं ना, अपने पास में जेब में 10 रुपये है और चीज अगर 20 रुपये की खरीदनी है तो अपने बजट में ही नहीं है, तो वो ये तो। और ये सी वाला कौन सा है, आपके पास 10 रुपये है और ये चीज कितने की मिल रही है, 5 की, तो खरीद लोगे। और ए और बी पॉइंट कौन से है, 10 रुपये की चीज है और 10 रुपये आपके पास है तो भी आप खरीद लोगे। ठीक है। पर ये ए और बी एक साथ नहीं खरीदेगा, दोनों में से कोई एक खरीदेगा, चारों है, चारों में से एक खरीदने की। लेकिन डी तो क्या है, बिल्कुल अप्राप्य है, बजट से बाहर है। ठीक है। और ये ढाल है, ठीक है, बजट रेखा का ढाल निकालने का, ये स्लोप आ रही है ना, इस स्लोप ढलान कितना है वो इससे निकलता है, एक्स वस्तु का मूल्य बटे वाई वस्तु का मूल्य। ऊपर एक्स रहेगा नीचे वाई रहेगा, दोनों की प्राइस। ठीक है। अब देखिए बजट की एक तालिका दे रखी है जिसमें ये कुछ संयोग दे रखे हैं, ए से लगाकर जी तक 7। ठीक है। जिसमें एक्स वस्तु के और वाई वस्तु के हैं। अगर ए संयोग खरीद लाए तो एक्स वस्तु की 0 और वाई वस्तु की 12 मात्रा खरीद सकता है। लेकिन मौद्रिक उसकी राशि कितनी लगेगी, 1000। ये हमेशा सभी संयोगों की बराबर रहेगी राशि को हमारा, क्योंकि अपने पास बजट तो फिक्स है ना, 1000 रुपये है। अब वो 1000 के संयोग कुछ भी कर सकता है, मतलब ए वस्तु में, ए संयोग में क्या कर रहा है, वो सारी की सारी वाई वस्तु खरीद रहा है, 12 की 12। तो एक्स की क्या होगी, 0, मतलब 1000 रुपये में 12 वाई वस्तु आ जाएगी। अब अगर एक वस्तु अगर एक्स की खरीदता है तो उसको वाई की 2 वस्तु कम करनी पड़ती है, तो भी कितना आ जाएगा उसकी, 1000। एक और बढ़ा देता है तो इसकी और 2 कम करनी पड़ेगी, और वही मौद्रिक राशि 1000। फिर एक और बढ़ाता है तो फिर 6, फिर एक और, फिर इसकी और कम हो गई, फिर ये और इसकी और कम हो गई। और फिर इसकी एक्स की अगर 6 खरीदता है, पूरी की पूरी एक्स पे खरीद करता है तो वाई की कितनी होता है, 0। मतलब एक्स की अगर 6 खरीदता है तो भी 1000 रुपये लगता है, और उसकी 0, मतलब सारे के सारे अगर एक्स पे खरीदता है तो उसको 6 इकाई प्राप्त हो सकती है। और सारे के सारे अगर वाई पे खरीदता है तो उसको 12 इकाई प्राप्त हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर सारे के सारे एक्स वस्तु खरीदी तो 6 इकाई प्राप्त करेगा, और सारे के सारे वाई पे खरीदा तो उसको 12 पर। ठीक है। अब इसी को हम इस ग्राफ पे देखते हैं। ठीक है। अब बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है, बजट रेखा में परिवर्तन, ये बजट रेखा सीधे बनेगी, इनके दोनों का डायग्राम बनाएंगे ना। ठीक है। तो ये पूरी रेखा कैसे बनेगी, इस तरह से, ये देखो। ठीक है। तो ये एक्स और वाई, तो वाई की कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो ये ए बिंदु है, ऐसे करते करते ये बी इधर आ जाएगा, मान लो ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ई एफ, और लास्ट में ये जी पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी एक्स खरीदा वाई की 0 हो रही है। ठीक है। अब देखते हैं बजट रेखा में परिवर्तन। वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता रहता है। वस्तुओं के मूल्य में बजट रेखा हमेशा वो नहीं रहेगी, तो वस्तुओं के मूल्य में भी अगर चेंज हो रहा है, वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तो बजट रेखा कैसे चेंज होगी। तो पहला है कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन एवं बजट रेखा बराबर, मतलब आय बराबर है, सिर्फ एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है। तो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वाई की तो उतनी को ध्यान है। तो अगर एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो वो L1 पे चला जाएगा। ठीक है। ये देखो लिखा P L1 कब होगा, जब एक्स वस्तु सस्ती होगी, मतलब सस्ती होगी तो एक्स की मात्रा ज्यादा खरीदेगा, और अगर एक्स वस्तु महंगी हो जाएगी तो और कम खरीदेगा, तो नई रेखा ये आ जाएगी। ठीक है। एक्स वस्तु अगर महंगी होगी तब तो आगे खिसकेगा, एक्स वस्तु सस्ती होगी जब तो आगे खरीदेगा, और एक्स वस्तु महंगी होगी तो पीछे खिसकेगा। ठीक है। ये एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। दूसरा है वाई वस्तु की कीमत में, तो उसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर वाई वस्तु सस्ती होगी तब तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यानी वाई की और ज्यादा मात्रा खरीद रहा है, और वाई वस्तु महंगी हो रही है तो वो और कम खरीदेगा, यानी नीचे आ जाएगी, तो
ये वाला ग्राफ हो जाएगा, महंगी होने पर ये, सस्ती होने पर और आगे चला जाएगा। लेकिन एक्स वस्तु पे स्थिर ही रहेगा क्योंकि एक्स में चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कह रहे हो दोनों में चेंज हो तो इस तरह से होगा। ठीक है, कि प्रारंभ में तो ये थी, अगर एक्स और वाई दोनों सस्ती हो रही है तो ये वाला L1 आ जाएगा और यहाँ P1 आ जाएगा, और अगर एक्स और वाई दोनों महंगी हो जाएगी तो ये L2 और P2 आ जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मौद्रिक आय में वृद्धि है कमी होने पर। अगर आपकी आय बढ़ जाएगी तो आप इनकी दोनों की मात्रा अधिक खरीद लोगे, और आय आपकी कम हो जाएगी तो आप इनकी और दोनों मात्रा कम खरीद लोगे। ठीक है, अब है उपभोक्ता का साम्य या संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता के साम्य उद्देश्यता वक्र और बजट रेखा का प्रयोग किया, अर्थात एक उपभोक्ता अपनी सीमित मौद्रिक आय का किस प्रकार श्रेष्ठतम उपयोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसमें उदासीनता मानचित्र उपभोक्ता की विभिन्न प्राथमिकता क्रम को व्यक्त करता है, तथा बजट रेखा दो वस्तुओं की अधिकतम मात्रा को व्यक्त करता है। संतुलन के लिए क्या करेंगे, एक तो उदासीनता वक्र जो हिक्स का है, और एक है बजट रेखा। इन दोनों की सहायता से हम संतुलन के कैसे मात्रा प्राप्त होगी उसका अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए एस टी, एस से लगाकर टी तक जो ये रेखा आ रही है, ठीक है, एस से लेकर टी तक, ये तो क्या आ गई, बजट रेखा। और ये IC1, IC2 और IC3 ये क्या आ गए अपने उदासीनता वक्र। तो देखिए यहाँ पे जो ये ढाल टच हो रहा है, तो ये वक्र तो क्या है, उसको अंदर से काट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है वहां पे वो खरीद सकता है। ये रेखा तो बिल्कुल बाहर है, IC3 तो बिल्कुल बाहर है, तो इसको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से, IC2 और IC1। अब उसको अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी ई पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका बजट पूरा यूज भी हो रहा है, बजट रेखा को भी छू रहा है, मतलब उसके बाद बच भी नहीं रहे पैसे, पूरे पूरे पैसे भी लग रहे हैं, और उसको संतुष्टि भी सबसे ज्यादा मिल रही है। तो ई पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, साम्य हो जाएगा, तो यहाँ पे वो वस्तु प्राप्त करेगा। तो यही हमारा उदासीनता वक्र टॉपिक पूरा होता है। ठीक है।